हेलो एवरीवन, दिस इज कृति शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज हम डस्ट ऑफ स्नो पोएम पढ़ने वाले हैं और मैं आपको बताऊं, अगर आपको सच में बेटा इंग्लिश में 95 मार्क्स से ऊपर लाने हैं, जो लास्ट ईयर के कई स्टूडेंट्स लेकर आए हैं, तो वो लाने के लिए आपको कीवर्ड्स मालूम होने चाहिए, आपको कीवर्ड्स का रट्टा होना चाहिए दिमाग में। केवल हिंदी पढ़ लेने से पेपर में आपका कुछ नहीं बनने वाला, इसीलिए पूरा लेक्चर एक बार देखो। अगर नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट्स में बताना। ऐसा ट्रेन कर दूंगी, तुमने लाइफ में ऐसे इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी बेटा कभी। तो मुझे ध्यान से सुनो, तुम्हें 95 दिलाना है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक चीज यहाँ पे पढ़ेंगे और आप लोग प्लीज नोटबुक लेकर के साथ में बैठो और जो जो मैं आपको बोलती जा रही हूँ आपको कॉमेंट्स में मुझे रिप्लाई करते जाना है। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। तो ये जो पोम है बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो, इसके पोएट कौन है पहले वो मुझे कमेंट्स में आप बताओ। तो डस्ट ऑफ स्नो पोम में हम क्या पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारे नेचर में छोटे छोटे इंसिडेंट्स, ये जो हमारे लाइफ में कैसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऐसे एक बार पोएट क्या जाते हैं, बहुत सैड होते हैं, पर हैमलॉक ट्री के पास जाते हैं तो एक स्नो उनके ऊपर गिर जाती है, छोटे से बर्फ की छोटे से पार्टिकल्स उनके शोल्डर पर गिर जाते हैं और उनका मूड टोटली चेंज हो जाता है। तो यही इस पोम में है और अब हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से सुनो, पहले पोम का बैकग्राउंड क्या है। तो याद रखना बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले विंटर डेज हैं। सो विंटर डेज एंड देयर इज स्नो ऑल अराउंड। ठंडियों का समय है और सारी तरफ बच्चों बर्फ फैली हुई है। पोएट कैसा फील कर रहे हैं उस समय पे? पोएट वाज फीलिंग सैड। वो बहुत ज्यादा सैड थे, डिवास्टेटेड थे, डिप्रेस्ड थे, ठीक है, होपलेस थे और ही वॉज लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स। ये सारे कीवर्ड्स याद कर लेना। तो उस समय पे पोएट कैसा फील कर रहे थे बेटा? पोएट वॉज फीलिंग सैड, होपलेस, डिवास्टेटेड, आप बोल सकते हो डिप्रेस्ड, ही वॉज लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पोएट वॉज इन द बैड मूड। तो पोएट कैसे है? बैड मूड में है। दूसरा वो क्या है? स्टैंडिंग और वॉकिंग बाय अ हैमलॉक ट्री। वो हैमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं या चल रहे हैं, ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, बस आप ये समझ लेना ही इज स्टैंडिंग अंडर द हैमलॉक ट्री और वॉकिंग बाय द हैमलॉक ट्री। ठीक है, आगे समझ में। तो क्या बताया पोएम का बैकग्राउंड कि विंटर डेज है, देयर इज स्नो ऑल अराउंड, हर तरफ बर्फ पड़ी हुई है। पोएट वॉज फीलिंग सैड, डिवास्टेटेड, ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड, होपलेस थे। लेकिन उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? हैमलॉक ट्री के नीचे खड़े, ही स्टैंडिंग अंडर द हैमलॉक ट्री। अब आपके पोम में बेटा दो वर्ड्स आते हैं, एक है क्रो और एक है हैमलॉक ट्री। याद रखना ये जो दोनों ही वर्ड्स है ना, ये नेगेटिव कंसिडर किए जाते हैं, इनऑस्पिशियस कंसिडर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रो है, क्रो को बोलते हैं कि वो बैड ओमन है, बैड लक है, इनऑस्पिशियस है। क्यों है? याद कर लो कीवर्ड्स दिमाग में। क्योंकि क्रो इज ब्लैक इन कलर, crow has harsh voice and it is also considered as the symbol of death। इसको symbol of death भी मानते हैं सोसाइटी में। तो crow क्या है? is considered bad omen, inauspicious। why? क्योंकि it is black in color, has harsh voice and it is also considered as the symbol of death। सेम अगर आप हैमलॉक ट्री की बात करें तो हैमलॉक ट्री क्या है बेटा? एक पॉइजनस ट्री होता है, पॉइजनस और टॉक्सिक ट्री होता है जिसमें छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। उसको भी क्या माना जाता है? इनऑस्पिशियस माना जाता है। तो ये दोनों ही चीजें क्या है? इनऑस्पिशियस है, बैड ओमेन है। क्या बताया क्रो के लिए? बैड ओमेन, ब्लैक इन कलर, हार्श वॉइस, सिंबल ऑफ डेथ। आपके पॉइजनस ट्री जो है, ये हैमलॉक ट्री पॉइजनस है और ये कैसा है? टॉक्सिक है। अब आपके पास अगर क्वेश्चन आता है, ये दोनों ही चीजें क्या रिप्रेजेंट करती है? क्रो एंड हैमलॉक ट्री बोथ रिप्रेजेंट्स डार्क, डिप्रेसिव, सॉरोफुल एंड बिटर साइड ऑफ द नेचर। याद रखना ये दोनों ही चीजें जो पोम में यूज किया है ना पोएट ने, क्रो एंड हैमलॉक ट्री बोथ रिप्रेजेंट डार्क, डिप्रेसिव, सॉरोफुल एंड बिटर साइड ऑफ द नेचर। यानी कि इसको नेगेटिव साइड ऑफ द नेचर के साथ एसोसिएट किया गया है। इतना बैकग्राउंड याद रखना। ठीक है, फट से रिवाइज करते हैं। बैकग्राउंड क्या है? देयर इज स्नो ऑल अराउंड, पोएट इज लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स, ही वाज फीलिंग सैड, डिवास्टेटेड, होपलेस एंड ही वाज स्टैंडिंग अंडर द हैमलॉक ट्री। और क्रो और हैमलॉक ट्री को इनऑस्पिशियस माना गया है। क्रो को क्यों बोला है? क्रो इज ब्लैक इन कलर, हार्श वॉइस, बैड ओमेन, सिंबल ऑफ डेथ। और यहाँ पे हैमलॉक ट्री के बारे में क्या बोला है? पॉइजनस है, टॉक्सिक है, इसीलिए उसको इनऑस्पिशियस माना गया है। और ये दोनों ही क्या दिखाते हैं? सैड,
डार्क, डिप्रेसिव, सॉरोफुल एंड बिटर साइड ऑफ द नेचर, दोनों ही, और आप ऐसे भी बोल सकते हो बोथ आर एसोसिएटेड विद द नेगेटिव साइड ऑफ द नेचर। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा पोम पे फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? डस्ट ऑफ स्नो मतलब बेटा फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब क्या है? फाइन पार्टिकल्स, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हो फ्लेक्स, बिल्कुल बारीक जो बर्फ होती है ना उसकी बात कर रहे हैं कि बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स, बिल्कुल फ्लेक्स ऑफ स्नो की बात हो रही है, उसको हम बोलते हैं डस्ट ऑफ स्नो। अब पोम देखो, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हैमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रीड। बोले तो द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, अब यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि जिस तरीके से एक क्रो ने, कौवे ने, शूक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिराया, क्या गिराया? डस्ट ऑफ स्नो, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिराए, कहां से? फ्रॉम द हैमलॉक ट्री, हैमलॉक ट्री से। तो सबको पता है कि ही वॉज फीलिंग सैड, डिवास्टेटेड, और पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर द हैमलॉक ट्री। नाउ पोएट इज सेइंग द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक क्रो ने मुझ पर गिराया, क्या गिराया? द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम द हैमलॉक ट्री, हैमलॉक tree say. So the poet was standing under the hemlock tree. He was sad, hopeless, lost in his own thoughts. Suddenly what happened? A crow shook the tree and fine particles of snow fell on the poet's shoulder. उसके shoulder पे जाकर के वो fine particles of snow गिर जाते हैं। अब next stanza देखो, has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued. अब पोएट यहाँ पे बोलते हैं उस इंसिडेंट से, ये जो स्मॉल इंसिडेंट है कि एक पार्टिकल्स ऑफ स्नो पेड़ से गिर के कहाँ पे गिर गए? शोल्डर पे। ये जो स्मॉल सा इंसिडेंट है, इससे पोएट को क्या हुआ? एक चेंज ऑफ मूड हुआ, यानी उनका जो मूड था वो पूरा चेंज हो गया। अब सोचने वाली बात आई, यहाँ पे क्रो क्या है? बैड ओमन है, नेगेटिव है। आपका हैमलॉक ट्री क्या है? इनऑस्पिशियस माना जाता है। वो ऑलरेडी सैड फील कर रहे हैं, तो कैसा मूड में चेंज आना चाहिए? सैड होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सुने तो हम क्या बोल रहे हैं कि नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव कंसिडर करते हैं तो गलत होना चाहिए, बट सरप्राइजिंगली वो टोटल ऑपोजिट हो गया, यानी वो बहुत ज्यादा स्मॉल इंसिडेंट से वो बहुत ज्यादा खुश हो गए, यानी कि हिज मूड चेंज, उनका जो मूड है, चेंज ऑफ मूड है ना, वो मूड कैसे चेंज हुआ? His mood changed from the state of sadness, बहुत दुखी थे, from the state of happiness, यानी his mood changed from the state of sadness to the state of happiness, state of sadness से बिल्कुल happy हो गए, and saved some part of the day I had rued। और वो ये भी बताते हैं कि उस mood change होने की वजह से जो उनका दिन था, बचा हुआ दिन, जो वो शायद दुखी होकर के बर्बाद कर देते, उन्होंने वो बचा लिया। ठीक है, तो ही स्टेटेड द फीलिंग, उन्होंने क्या? ही स्टार्टेड फीलिंग सूद्ड, यानी उस इंसिडेंट के बाद हिज मूड गॉट चेंज फ्रॉम द स्टेट ऑफ सैडनेस टू द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। ही स्टार्टेड टू फील रिफ्रेश्ड, सूद, दो कीवर्ड याद रखो, रिफ्रेश्ड फील करने लग गए, सूद फील करने लग गए, और इसी वजह से ये जो सिंपल इंसिडेंट था उसकी वजह से क्या हुआ? ही सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे, उन्होंने क्या कर लिया? सेव कर लिया रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम, रेस्ट ऑफ द डे बीइंग वेस्टेड एंड हेल्ड इन रिग्रेट। ये जो वर्ड है ना र्यूड, मतलब इसका होता है रिग्रेट में बिता देना। सो उन्होंने वो अपना जो दिन था वो बचा लिया, किस चीज से बचा लिया? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड और बीइंग हेल्ड इन रिग्रेट। ठीक है, ये बेटा उन्होंने बचा लिया, यानी ये दोनों नेगेटिव चीजों का इंपैक्ट कैसा रहा? टोटल पॉजिटिव। देयर वाज अ चेंज इन मूड, अर्लियर ही वाज फीलिंग सैड, डिवास्टेटेड, लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स, सडनली हिज मूड वाज अपलिफ्टेड, हिज मूड गॉट अपलिफ्टेड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर मैंने तुम्हारे लिए ड्रॉ किया है, तुम्हें समझ आए। बेटा बिफोर में क्या है याद रखो, हमेशा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्या चेंज हुआ? वो स्मॉल इंसिडेंट ने क्या चेंज किया? क्या चेंज किया? पहले ही वो सैड, डिप्रेस्ड, होपलेस, बैड ओमन था, लॉस्ट इन हिज ओन, बैड मूड थे, लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स। After the snow particles fell on the poet's shoulder, what happened after that? He started feeling happy. Sadness हैप्पीनेस में बदल गई। ही स्टार्टेड टू फील सूद्ड, रिफ्रेश्ड, पीस, ये याद रख लो, रिफ्रेश्ड, पीसफुल, ये सारे वर्ड्स याद रख लो, आपका काम बन गया। ठीक है, अब बारी आती है बेटा इसके थीम के बारे में, कि इस पोम की थीम क्या है। ये तीन चीजें दिमाग में रख लो, SHH। ठीक है, और यही तीन कीवर्ड्स आपको पूरा थीम लर्न करवा देंगे। तो SHH,
एस का मतलब क्या है? पहली चीज हमने इससे क्या सीखी, पहला थीम क्या है कि स्मॉल मोमेंट्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस, है कि नहीं? अब ये स्मॉल मोमेंट क्या है? स्मॉल मोमेंट इज when the fine particles of snow fell on the poet's shoulder. It is such a small incident of nature. बहुत ही छोटा इंसिडेंट है ये नेचर का, बट उस स्मॉल मोमेंट की वजह से एक बहुत बड़ा चेंज आया. It comes with a big change. तो याद रखना कि small moments can bring big changes. Small moments बहुत बड़े चेंज लेकर के आते हैं, ये पहला थीम है. दूसरा क्या है? H, happiness can be found in unexpected places. बिल्कुल बात सही है. कैसे बात सही है? वो प्लेस देखो, विंटर है, ग्लूमी, क्रो, बैड ओमेन, हार्श वॉइस, सिंबल ऑफ डेथ. तीसरी चीज, हैमलॉक ट्री, पॉइजनस और टॉक्सिक ट्री, अगेन कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस, अनएक्सपेक्टेड है ना प्लेस. अब वहां पे पोएट जाके खड़े हुए, समथिंग हैपेंड एंड हिज मूड कंप्लीटली गॉट चेंज्ड. तो यहाँ पे हैप्पीनेस जो है वो कहां पे मिली? अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में. ठीक है, याद रखना कि हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस. दूसरा हो गया. तीसरा थीम है हीलिंग पावर ऑफ नेचर. Earlier he was feeling sad, devastated, but later on, after the incident of the nature, he started to feel refreshed, soothed, peaceful. तो healing power, तो तीन चीजें याद रखना. SHH. S, small moments can bring big changes. आगे समझ में, बिग चेंजेस ला सकते हैं. H, हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस. और तीसरा, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, H. ये याद रख लिया. ये तीन चीजें जो मैंने एक्सप्लेन करी, ये तीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है. इसको एज इट इज लिख के आना, बाद में जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको. ये पूरा तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि कैसा तुम्हें समझ आया. अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आपके पोएटिक डिवाइसेस. 5 मिनट में हो जाएंगे. पोएटिक डिवाइसेस देखो, सबसे पहले क्या है? जो वर्ड है क्रो और जो वर्ड है हैमलॉक ट्री, ये क्या है? सिंबोलिज्म है. क्यों? क्योंकि ये सिंबलाइज करते हैं. क्या सिंबलाइज करते हैं? इनऑस्पिशियस, बैड ओमेन, नेगेटिविटी. तो सिंबलाइज कर रहे हैं ना कुछ, तो इसीलिए क्या है? सिंबोलिज्म. ये क्रो और हैमलॉक ट्री बोथ सिंबलाइज नेगेटिविटी. नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचर को क्या कर रहे हैं? ये सिंबलाइज कर रहे हैं. ठीक है. दूसरी चीज, एलिट्रेशन क्या हुआ बेटा? जब भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा किसी वर्ड में तो आपका एलिट्रेशन समझ लो. जैसे कि एच साउंड रिपीट हो रहा है, हैज गिवन माई हार्ट. वर्ड के स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट रिपीट हो गए, हैज गिवन माई हार्ट, ये हो गया आपका एलिट्रेशन. एंड सेव्ड सम पार्ट, एस एंड एस अगेन रिपीट हुआ, तो यहां पे क्या है? रिपीटिशन ऑफ एच साउंड, यहां पे रिपीटिशन ऑफ एस साउंड, तो ये क्या हो गया? एलिट्रेशन हो गया. तीसरा देखो, इंजेम्पमेंट. इंजेम्पमेंट को याद करने के लिए एक हैक याद कर लो. इंजेम्पमेंट को ऐसे याद करो, इन जंप. जंप, इंजेम्पमेंट के साथ जंप को एसोसिएट करो. जंप मतलब जब क्या होगा? हम नेक्स्ट लाइन में बिना किसी पंचुएशन के जंप करते चलेंगे, यानी हम लिखते जा रहे हैं और हर एक लाइन को जंप करते जा रहे हैं विदाउट एनी फुल स्टॉप, विदाउट एनी पंचुएशन मार्क, तो उसको हम इंजेम्पमेंट कहते हैं. तो इंजेम्पमेंट को एसोसिएट कर लो जंप के साथ, यानी जंपिंग डिफरेंट लाइंस, यानी जंपिंग लाइंस को जंप करते चले गए विदाउट एनी पंचुएशन मार्क्स. जब आप देखोगे पूरे पोएम में एक भी पंचुएशन मार्क नहीं है, आखिरी में है बिल्कुल, तो ये इंजेम्पमेंट हो गया. ठीक है. और लास्ट हो गया एजोनेंस. जैसे यहाँ पे एलिट्रेशन क्या था? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. यहाँ पे जहां पे भी वावल साउंड रिपीट होगा, ए ई आई ओ यू, आप समझ जाना भाई ये क्या है? एजोनेंस है. अब यहाँ पे देखो, आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कहा गया शूक डाउन ऑन मी, दिख रहा है? शूक, ओ वावल, डाउन, ओ वावल, ऑन मी. तो यहाँ पे ओ वावल जो है उसका साउंड मल्टीपल टाइम रिपीट करता है, तो एजोनेंस हो गया. अब आप मुझे कमेंट से बताओगे क्या इसमें कोई और पोएटिक डिवाइस आपको दिखती है, तो आप मुझे कमेंट से बताओगे. इसके अलावा बेटा आपको ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क में करने हैं, ये मैंने PYQ से आपको दे रखे हैं. ठीक है. इंग्लिश में आपने जो मैं पढ़ा रही वो पढ़ लिया और PYQ बुक कर ली, कुछ करने की जरूरत नहीं. इंग्लिश में तो रेफरेंस बुक का कोई काम ही नहीं है, ये पढ़ लो, हो गया, टेंशन नहीं है कोई भी. इसमें सारे मैंने दे ही रखे कीवर्ड्स. पहला क्वेश्चन क्या है? इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो. जो हैमलॉक ट्री है और क्रो है वो एक स्पेसिफिक मीनिंग को होल्ड करते हैं. इलैबोरेट ऑन दीज सिंबल्स एंड आर यूटिलाइज्ड विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोम, कि कैसे ये सिंबल को यूटिलाइज किया है पोम में. अब ध्यान दो, अगर मैंने आपको कीवर्ड्स नहीं याद कराए होते कि
हैमलॉक ट्री क्या दिखाता है, क्रो क्या दिखाता है। बेटा तुम ये आंसर बोर्ड एग्जाम में बना ही नहीं पाते, पिछले इसी साल का क्वेश्चन पेपर है ये। तो क्वेश्चन तो टीचर घुमा के ही पूछेगा, उसे तो तुमसे कीवर्ड्स लेने हैं। तो ये आंसर मुझे लिख के बताओगे कि डस्ट ऑफ ये हेमलॉक ट्री और क्रो क्या सिंबलाइज करते हैं और इसको पोएम में कैसे यूज किया है इन अ पॉजिटिव मैनर। सिंबलाइज तो ये नेगेटिविटी करते हैं बट यूज पॉजिटिवली किया। कमेंट्स में लिख देना। और सेकंड क्वेश्चन बेटा ये है, इसको मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी, ये दोनों आंसर्स मुझे कॉमेंट्स में लिखो, मुझे इंस्टा पे टैग करो जय भी। दूसरी रिक्वेस्ट क्या है, जब भी पढ़ो मेरा पर्सनल आईडी टैग किया करो और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें ये पर्टिकुलर चीज पढ़ाई हुई कैसी लगी। मिलती हूँ बच्चों जल्दी। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।